अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो मुल्क में आपके सामने है कि किस तरह से लाकानूनियत का राज है, आइन और कानून की पामाली हो रही है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जो हालात बन चुके हैं अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन इन हालात में बहुत से तज़ादात पाकिस्तान के निज़ाम के वो भी सामने आते जा रहे हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कदम उठ गया है और वही ख़दशा जो कुछ अरसे से, जब से काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी कुर्सी संभाली है बतौर चीफ जस्टिस, उस वक़्त से लेके जो ख़दशात जन्म ले रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को फ़ारिग कर दिया जाएगा, उस हवाले से पहला कदम उठा है। जबकि दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के हवाले से भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस, आपको पता है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन की काजी साहब ने रिपोर्ट मांगी थी और ये इम्प्लीमेंटेशन बड़े अरसे से नहीं हुई। अब एक जानिब तो मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आ गए हैं और इमरान खान के लिए भी मुश्किलात मियाँ साहब की वापसी के बाद बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से एक नई तफ्तीश का आगाज़ हो चुका है। GHQ, इससे पहले कोर कमांडर हाउस हमला केस, अब GHQ हमला केस में भी इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद के लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। और इस वक्त निज़ाम डट के खड़ा है, सिस्टम रिएक्ट भी कर रहा है, सिस्टम अपनी ताकत भी दिखा रहा है कि हम जो चाहते हैं वही होगा, आइन और कानून बेशक भाड़ में जाए लेकिन होगा वही जो स्क्रिप्ट में है। अब एक जानिब आपको पता है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की लार्जर बेंच बनाया। काजी साहब उस बेंच से ये कह के अलग हो गए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब तक फैसला नहीं होता मैं नहीं बैठूंगा। बंदयाल साहब के दौर में उसका फैसला नहीं हो सका। काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया। 3 रुकनी टॉप मोस्ट जजेस की कमेटी ने 5 रुकनी बेंच बनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने बड़ा खड़ाक किया। 5-0 से ये फैसला दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का अदम है। बंदयाल साहब के दौर में कुछ सहाफ़ियों ने ताकतवर हलकों के हवाले से ये दावा भी किया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा, चाहे बंदयाल साहब ये फ़ैसला दे देते हैं, बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला दे देती है, फिर भी उस पर जैसे पिछले बंदयाल साहब के फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, इस पर भी नहीं होगा। ये कुछ सहाफ़ियों ने नैरेटिव बनाया। लेकिन अब चूँकि काजी साहब की अदालत है और काजी साहब के साथ क्या कन्फ्रंटेशन होती है या काजी साहब ख़ुद भी कोई स्टैंड लेते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये भी जवाब तलब है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है और आपको पता है कि अनवारुल हक काकड़ हैं क्या और कितने बाइख्तियार निगरान वज़ीर आज़म हैं। तो उन्होंने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने का ऐलान किया है। ये ख़बर मैंने परसों भी आपके सामने रखी थी ज़राए के हवाले से और अब वज़ीर आज़म ने ख़ुद इसकी तस्दीक कर दी है। एक निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर अपील करेंगे क्योंकि कानून में तब्दीली का हक़ पार्लियामेंट के पास है। उनका कहना था कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और बतौर निगरान वज़ीर आज़म मीडिया के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन कर दूँ तो कोई कबाहत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर करने जा रहे हैं। तो निगरान हुकूमत ने पोजीशन ले ली है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि अपील में चला जाएगा। अब देखना यह है कि काजी साहब लार्जर बेंच कैसा बनाते हैं और क्या लार्जर बेंच जो समाअत पर अपील करेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिजुल अमल होने के बाद, उसमें भी देखना पड़ेगा कि मामला किधर जाके रुकेगा और क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से ये बात सामने आ रही थी कि काजी साहब एक तो 2 जजेस की मज़ीद तैनाती करेंगे। 17 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जगह है, जबकि 15 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, 2 सीटें खाली हैं। उसके लिए भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास काजी साहब ऑलरेडी बुला चुके हैं। अब काजी साहब के जो बड़े कसीदा गो सहाफ़ी हैं वो भी बातें करते थे कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत से जजेस बैक मारेंगे, वो हाई कोर्ट तक जाएंगे और फिर ऐसे जिनका सीनियोरिटी बनता है वो आएंगे। जो जजेस काजी साहब के हम ख्याल नहीं हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को उनके ख़िलाफ़ सामने आने वाली शिकायत पर शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से जवाब तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में होने वाले
सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ आने वाली शिकायत का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शिकायत पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। उन्हें 14 दिन दिए गए हैं कि वो इसमें अपना जवाब जमा करवा दें। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अक्सरियत की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी किया है। कौंसिल के 3 के मुकाबले में 2 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की, यानी 5 अरकान में से 2 ने कहा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस तरह से शोकॉज नोटिस जारी नहीं होना चाहिए, शिकायत बेबुनियाद हैं। तो अब 3 अरकान की मेजॉरिटी से मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ ये पहला कदम उठाया। याद रहे कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो लीक पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। ज़राए का कहना है कि अटारनी जनरल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे, जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी हासिल है। बतौर जज मुस्ताफ़ी होने पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी पेंशन और दीगर मराआत के हकदार होंगे, यानी अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन अगर ये रेफरेंस आगे चलता है और इसी तरह पे काजी साहब को भी विक्टिमाइज़ किया गया, मैंने कल ये बात की थी कि आज देखते हैं कि काजी साहब अपने साथी जज के साथ क्या करते हैं, किस तर्ज पर काम करते हैं और क्या मामलात चलते हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक रावलपिंडी में मुकदमात पर पुलिस को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की इजाज़त दे दी है। रावलपिंडी पुलिस के अफसर साइफर केस की समाअत करने वाले खुसूसी अदालत में पेश हुए, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम की गई है, जो इमरान खान का ट्रायल भी कर रही है। उस अदालत में रावलपिंडी पुलिस के अफसर पेश हुए। पुलिस अफसर ने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में शामिल तफ्तीश करना है। उस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि क्या इससे कबल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश किया गया, तो पुलिस अफसर का कहना था कि दोनों को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। शरीक मुलज़मान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। हमारे पास 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक FIA की रिपोर्ट भी मौजूद है। 9 मई के लाहौर वाले केसेस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया गया था। इस हवाले से हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल चालान भी इमरान खान के ख़िलाफ़ तैयार है और उसमें इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया है। वो केस साइफर के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे यूज़ किया जाएगा। तो जज ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमा का जायज़ा लिया। अदालत ने दोनों को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी और कहा कि कानून के मुताबिक सिर्फ तफ्तीश करने की इजाज़त दे रहा हूँ, आपने और किस चीज़ की इजाज़त देनी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अटारनी जनरल ने फैज़ाबाद धरना केस में अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। अटारनी जनरल की रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। यानी काजी साहब का वो फैसला जो 2019 में आया था, उस पर अब 4 साल बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TORs भी अमल दरामद रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरना से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी और तमाम हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट अटारनी जनरल ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरना केस के ज़िम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी। कमेटी तयन करेगी कि फैज़ाबाद धरना केस में किसने अहकामात दिए और उसे किसने मैनेज किया। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का पहला इजलास तयशुदा TORs पर 26 अक्टूबर को हो चुका है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तहकीकात के बाद तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। कमेटी 1 दिसंबर तक रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा कराएगी। अगर कमेटी को मज़ीद वक्त दरकार हुआ तो वजारत दिफा से कमेटी रुजू करेगी। अटारनी जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत से फैज़ाबाद धरना केस नज़र सानी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त की थी। अदालत से सदा है कि हतमी रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दी जाए। अब जाहिर है कि कमेटी को जनरल फैज़ को भी बुलवाना पड़ेगा और जनरल फैज़
کے خلاف اگر کارروائی اس وقت کے آرمی چیف نے نہیں کی یا پھر فیض حمید نے آ کے یہ کہہ دیا کہ میں نے جو کچھ کیا اس ٹائم یہ اس وقت کے آرمی چیف کے احکامات پر کیا تھا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، تو پھر کیا جنرل باجوہ کو بھی بلایا جائے گا؟ کیا ان دونوں کی قربانی دی جائے گی؟ کیا ان کی بلی چڑھائی جائے گی؟ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کہیں نواز شریف کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں اور جواب طلب رہیں گے۔ ظاہر ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ملک کے اندر جب بھی انصاف ہوتا ہے، جب بھی کمیٹیاں بنتی ہیں، جب بھی تحقیقات ہوتی ہیں، جب بھی عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے یا کسی کے خلاف شکنجہ کسا جاتا ہے تو وہ ایک سکرپٹ کے تحت ہوتا ہے۔ آئین اور قانون انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پروسیس میں جس چیز کا مجھے افسوس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے یا میاں نواز شریف کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، یہ بالکل سیکنڈری ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ سسٹم پر سے لوگوں کا اعتماد نہیں اٹھنا چاہیے۔ جو کچھ کرنا ہے پرسنل وینڈیٹا ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے، جو بھی ہے اس کی ایگزیکیوشن کریں، لیکن اس پروسیس میں ادارے کمزور نہ ہوں۔ ادارے بہت ضروری ہیں، چاہے جوڈیشری ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کے ایڈمنسٹریٹو ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں بہت ضروری ہیں۔ ان کی ساکھ متاثر نہیں ہونی چاہیے اور غلط تاثر نہیں بننا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔